तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली न्यूज जो कि बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट खबर है आपकी। अब न्यूज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोल दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स के अगेंस्ट जो राइट है, यानी कि जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनके विरुद्ध जो हमारा अधिकार है वो आपका क्या हो जाएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ का पार्ट बोल दिया। ठीक है, राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दिया गया। किस चीज को? इसे इंक्लूड किया गया जो आपका जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जो उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनसे रिलेटेड जो राइट्स हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली बात क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस अपनी वर्डिक्ट में किया क्या है, आर्टिकल 14, ठीक है, जो आपका राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, और दूसरा आपका आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ में आ जाएगा, जीवन का अधिकार है, और एक में समानता का अधिकार है। इन दोनों के स्कोप को, इन दोनों के दायरे को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, चीजें बताता रहता है कि हाँ भैया ये भी आपका मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो उसी तरीके से राइट टू लाइफ में, राइट टू इक्वालिटी में एक चीज और ऐड कर दी गई है, और क्या ऐड किया गया है, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर आए, जो हमारे संविधान के अंदर जो प्रावधान दिए गए पर्यावरण से संबंधित, आप देखिए, या फिर आप कहिए कि क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम, इन सब चीजों से रिलेटेड, तो सबसे पहला जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A। अब ये आर्टिकल 48A है क्या? सबसे पहली चीज तो आप समझोगे कि आर्टिकल 48A जब हम बोलते हैं तो ये डीपीएसपी का पार्ट है ना, डीपीएसपी का पार्ट है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंतर्गत आ जाता है ये। अब ये कहता क्या है भाई, संविधान कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट, यानी कि राज्य का ये काम है कि हमारे पर्यावरण को क्या करे, वो संरक्षित करे और उसमें सुधार लाने का प्रयास करे। साथ ही साथ इसमें बोला गया टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे देश के अंदर जो वन्य जीव हैं, हमारे देश के अंदर जो वन है, फॉरेस्ट हैं, उन सबको क्या करना, सेफ गार्ड करना, उनको सुरक्षित करना। यानी कि आर्टिकल 48A कहता है कि पर्यावरण को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। लेकिन एक चीज इसमें और आती है, और वो आता है क्लॉज जी ऑफ आर्टिकल 51A। आप सब लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 51A जो है ये आपका क्या हो जाता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनके जो मौलिक कर्तव्य हैं, हम मौलिक अधिकारों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उन फंडामेंटल ड्यूटीज में जो क्लॉज जी है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि सिटीजन्स की, यानी कि इस देश के जो नागरिक हैं, हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है कि वो क्या करे, अपने प्राकृतिक पर्यावरण को, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को इंप्रूव करे। ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं, यानी कि वन हो गए, झीलें हो गई, रिवर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, ये सारी चीजें। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, यानी कि जितने भी जीव आपके आसपास रहते हैं उनको लेकर के कंपैशन होना चाहिए, उनको लेकर के आपके दिल में दया भाव होना चाहिए। ये कहां पर आता है, ये आपका आ गया आर्टिकल 51A का जो क्लॉज आपका जी है उसमें आ जा रही। तो अब दो चीजें, ठीक है, देखो सबसे पहले हम आ गए भाई डीपीएसपी। डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 48A। वो स्टेट को बोल रहा है, पर्यावरण आपका राज्य जो है, राज्य को बोल रहा है, राज्य मतलब सरकार को बोल रहा है कि भैया पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करिए, पर्यावरण को सुधारने का काम करिए। आपका आर्टिकल 51A का जो क्लॉज जी है वो किससे रिलेटेड है, लोगों से, यानी कि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं देश के, उनसे, उनको बोल रहा है कि आप अपने प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित करने का, उसको सुधारने का प्रयास करिए। हालांकि इसमें एक चीज आ जाती है कि चाहे हम डीपीएसपी की बात करें,
और चाहे हम बात करें किसकी, आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, दोनों को ही अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके से हमें ध्यान रखना है कि भाई ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, लीगली जस्टिफिएबल नहीं। मतलब अगर सरकार ऐसा नहीं करती है या लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि इनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि वो लीगली एनफोर्सिएबल चीजें नहीं है, ठीक। बट अब यहां से एक जो नई चीज निकल करके आई है, वो क्या निकल करके आया, वो ये निकल करके आया कि भाई आर्टिकल 21, आपका आर्टिकल 21 क्या है, आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपका जीवन का अधिकार, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि क्लाइमेट चेंज से बचाना, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से बचाना, कि लोगों के ऊपर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ये अब किसका हिस्सा है, ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। बोला गया आर्टिकल 14 जो कहता है कि जितने भी लोग हैं वो सब, उनके पास क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं और सबको कानून का एक समान संरक्षण है। तो कोर्ट ने कह दिया कि इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर अब आपका ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आ जाएंगी, ठीक है। अब एक बात और यहां पर आ जाती है कि मतलब कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सरकार जो है वो कई सारी पॉलिसीज लेकर के आ रही है, कई सारी नीतियां हैं, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। ये सब क्या काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जाए, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है, कोई ऐसा निश्चित कानून नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज से रिलेटेड हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो। तो अगर आप इस न्यूज को देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। कुल मिलाकर के यहां से बात यह निकल करके आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का जो दायरा है, उनका जो स्कोप है, उनकी जो एम्बिट है, उसे क्या किया है, इंक्रीज किया है। थोड़ा सा अगर हम और आगे चलें, ठीक है, तो और आगे चलने पर यहां पर हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदाउट अ क्लीन एनवायरमेंट, ठीक है, which is stable and unimpacted by the vagaries of climate change, the right to life is not fully realized. Very important line. क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, आप राइट टू लाइफ की बात कर रहे हो, आप जीवन के अधिकार की बात कर रहे हो, लेकिन अगर देश के अंदर ऐसा हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रही है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो कदम हमें उठाने चाहिए वो कदम अगर हम नहीं उठा रहे हैं और लोगों को जलवायु परिवर्तन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो नकारात्मक प्रभाव हैं, वो झेलने पड़ रहे हैं, हमारा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, तो फिर आप ये बताइए कि ये राइट टू लाइफ आप कैसे इंश्योर कर रहे हो, ये जीवन का अधिकार आप कैसे इंश्योर कर रहे हो, ठीक है। इसमें बोला गया कि आर्टिकल 21 में एक चीज आती है, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार है ना लोगों के पास। तो अब अगर राइट टू हेल्थ है तो इसका मतलब हो गया कि जैसे एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण, आप देख रहे हो हमारे जितने भी शहर हैं, जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए भाई, दिल्ली में हर साल हम लोग क्या सुनते हैं, स्मॉग बन गया वहां पर, ठीक है, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स देखोगे तो वो सीवियर कैटेगरी में चला जाता है। तो यहां से एक बात आती है कि अगर आप एयर पॉल्यूशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो आर्टिकल 21 में जो राइट टू हेल्थ है आप उसे कैसे इंश्योर करोगे। यहां पर बोला गया कि भाई वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ये जो बीमारियां फैलती हैं हर साल, अगर आप इनको नहीं रोक पा रहे हो तो ये फिर राइट टू हेल्थ के अंडर कैसे करके आ जाएंगी ये चीजें। या फिर टेम्परेचर इंक्रीज की बात हो, तापमान बढ़ रहा है, आप हर साल देखो, जैसे अभी आईएमडी ने कुछ टाइम पहले बोला कि भाई भारत में इस साल हीट वेव्स जो हैं वो और ज्यादा आएंगी। तो ये हीट वेव्स क्यों बढ़ रही हैं भाई, हीट वेव्स बढ़ रही हैं आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं करोगे तो हीट वेव्स इसी तरीके से बढ़ेंगी, और अगर हीट वेव्स बढ़ेंगी तो लोग जब बाहर निकलेंगे तो उन्हें हीट स्ट्रोक होगा, उनको डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, उससे उनके हेल्थ पर, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज को बोला गया, और बोला गया कि जैसे शॉर्टेज ऑफ फूड, भाई अगर तापमान बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा तो उससे हमारी जो फसलें हैं,
क्रॉप फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे, फसलें बर्बाद होने की संभावना बढ़ेगी। आजकल आप लोग देख रहे हो कि जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए उस मौसम में बारिश हो जाती है, ठीक है, जिस मौसम में बारिश होनी चाहिए उस मौसम में बारिश नहीं होती है, तापमान को जिस टाइम पर लो रहना चाहिए उस टाइम पर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जा रहा है। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं और क्रॉप फेलियर होता है तो भाई फसल अगर बर्बाद होगी तो इसका एक मतलब क्या हुआ कि लोगों की जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा है, लोगों की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, ठीक है, उनकी जो एक तरीके से कहोगे पोषण सुरक्षा है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर उस पर इंपैक्ट पड़ता है तो फिर इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा किससे, राइट टू लाइफ के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, राइट टू हेल्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आपका जो क्लाइमेट चेंज है उस क्लाइमेट चेंज को ला करके जोड़ दिया किसके साथ, कि भाई देखो ये राइट टू लाइफ का हिस्सा है, ये आर्टिकल 14 का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई आर्टिकल 14 से इसको कैसे जोड़ा जाएगा। देखो एक बड़ी सिंपल चीज है, एक बहुत सिंपल चीज है कि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो सीधी सीधी एक चीज हम मान करके चले यहां से कि भाई तापमान बढ़ रहा है। अब आप कहोगे तापमान बढ़ेगा, या फिर तापमान बढ़ने के साथ साथ आप मान लीजिए जो हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, है ना, जो ऐसी मौसमी घटनाएं हैं जो चरम हैं, जैसे मान लीजिए कि चक्रवातों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, या जैसे आप नॉर्थ इंडिया में देखते हो कि बहुत ज्यादा आंधियां आना, ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स बहुत ज्यादा होना, या फिर ड्राउट्स, सूखा पड़ना बार बार, फ्लड, बाढ़ आना बार बार, ठीक है, तापमान का बहुत ज्यादा इंक्रीज होना। तो अगर आप इन सभी चीजों का इंपैक्ट देखोगे, आपसे कभी भी पूछा जाए कि इन सब चीजों का जो इंपैक्ट है, इन सभी चीजों का जो प्रभाव है, क्या सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स पर इक्वली पड़ेगा, क्या समाज के हर एक तबके पर बराबर पड़ेगा। आप जो हाई इनकम ग्रुप है हमारा, या हमारा जो आप कह सकते हो कि भाई मिडिल जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, और लो इनकम ग्रुप है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन इन सब पर इंपैक्ट बराबर पड़ेगा, प्रभाव सब पर बराबर पड़ेगा? तो नहीं। आप देखोगे कि जो गरीब तबका है, जो आपका लो इनकम ग्रुप है, उस पर इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो ज्यादा पड़ेगा। तो फिर यहां पर बात आ गई इक्वेलिटी की ना, यहां पर बात आ गई समानता की। तो इसको आप कनेक्ट करोगे आर्टिकल 14 के साथ। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है ना। ये जो हम देख रहे हैं कि सरकार क्लाइमेट चेंज, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कर नहीं रही है, भाई सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर के आ रही है ताकि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके। लेकिन बात यह है कि आप सरकार को अभी तक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते जा करके। भाई आप सरकार को खड़ा नहीं कर सकते ना कि ये देखो जलवायु परिवर्तन को नहीं रोक रहे हैं, ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है ना, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो वायलेट कर रही है चीज। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से, अगर ये जो चीज है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट आपका जो राइट है वो फंडामेंटल राइट बन जाता है, तो इसको लेकर के फिर आप कोर्ट में जा सकते हो कि सरकार को जितना करना चाहिए उतना आप नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब बेसिकली मुद्दा था क्या? देखो मुद्दा ये था, चर्चा इस चीज पर नहीं चल रही थी, क्लाइमेट चेंज पर चर्चा नहीं चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान के इलाके में, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, उनको लेकर के बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी? उनको लेकर के बात ये चल रही थी, अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये चीज कवर भी कराई थी कि भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जब वहां पर जाती है ना, राजस्थान के इलाके में जाती हैं, तो वहां पर जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो बिजली के जो तार वगैरह है ना, उनसे टकरा करके उनकी मौत हो जाती है, ठीक है, और इससे उनका नंबर जो है वो कम हो रहा है। तो ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, और अप्रैल 19 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वहां पर देखो, उस इलाके में लगभग 99,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पूरे इलाके में जितनी भी आपकी पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, चाहे वो लो वोल्टेज की हो या हाई वोल्टेज की हो, उन सबको आप क्या कर दीजिए? अंडरग्राउंड कर दीजिए। ये 2021 का है, ठीक है, अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन अभी क्या हुआ, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, यानी कि जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, इसके अलावा आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करोगे, ठीक है, शक्ति मंत्रालय आपका हो गया, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये सब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्होंने कहा कि आप क्या करिए भाई, अपना वो जो डायरेक्शन आपने दिया था ना, उस डायरेक्शन को आप चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। अब मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला देखो दो चीजें हैं भाई। सबसे पहली चीज,
मतलब क्यों मॉडिफाई करने के लिए बोला गया? यहाँ पे दो तर्क आए। पहला तर्क आया, इन्होंने कहा कि जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं ना सर, राजस्थान का इलाका है, गुजरात का इलाका है, वो एक ऐसा इलाका है जो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वहां पर अगर आप देखोगे तो विंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक। और भारत ने क्या कर रखा है, भारत ने इंटरनेशनल कमिटमेंट दे रखा है भाई, हमने जुबान दे रखी है, हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता है कि हम अपने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उन्हें क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और इसमें अगर आप देखोगे तो सोलर एनर्जी हो गया आपका, इसमें आप देखोगे विंड एनर्जी हो गया, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि सर देखिए, पहले तो हमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्मीय ईंधन है, उनके उपयोग को कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ाना है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि दूसरी चीज है कि जो हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं, भाई लो वोल्टेज लाइंस को तो आप अंडरग्राउंड कर सकते हो इजिली, इन्होंने कहा जो हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं उनको अंडरग्राउंड करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तकनीकी समस्याएं हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो आपने 2021 में आदेश दिया था ना कि उस पूरे इलाके में जितनी भी चाहे वो हाई वोल्टेज की लाइन्स हो या लो वोल्टेज की लाइन्स हो, उन सबको क्या कर दीजिए, अंडरग्राउंड कर दीजिए। इन्होंने कहा कि सर ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा इसको क्या करिए, आप चेंज करिए, ठीक है। इस बात को अगर आप देखोगे तो जो सीजेआई है, ठीक है, हमारे जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ बात आप सही कह रहे हो, चलो तो क्या करते हैं, तो इन्होंने कह दिया कि हम एक 9 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी बना देंगे, 9 सदस्यीय एक विशेषज्ञों का एक दल बनाएंगे, एक समिति बना देंगे, और वो समिति क्या करेगी, स्टडी करेगी, वो पूरा अध्ययन करेगी कि क्या हो सकता है। और बोला गया कि इसमें 31 जुलाई 2024, ठीक है, डेडलाइन क्या रखी गई है, 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024 कहा गया, या तो 31 जुलाई 2024 या फिर उससे पहले वो कमेटी अपना क्या कर देगी, रिपोर्ट दे देगी, और तब देखते हैं फिर क्या हो सकता है। ये तो था मैटर, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने कुछ और चीजें भी बोली ठीक है, कोर्ट ने कुछ और चीजें भी बोली जो इंपॉर्टेंट है। अब क्या चीजें बोली, सबसे पहले तो कोर्ट ने भाई हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बोला। कोर्ट ने कहा कि यह बात सही है जो आप कह रहे हो कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी है, जीवाश्मी ईंधनों पर जो हमारी निर्भरता है, उसे हमें कम करना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को, जो नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन है, उसे बढ़ाना है। तो कोर्ट ने कहा देखो हमारा टारगेट क्या है भाई, 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी जो है वो हमें रिन्यूएबल सोर्सेस से बनानी है, ठीक है। 2030 तक का अगर आप देखोगे तो 450 गीगावाट का हमारा टारगेट है। तो बिल्कुल सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन सबको हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आगे अगर आप देखोगे, आगे कोर्ट ने बोला कि इन टारगेट्स को अगर अचीव करना है तो इंडिया को कई सारी पॉलिसीज को क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज को उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बोला कि हमें इनोवेशन करना पड़ेगा, हमें नई नई चीजें खोजनी पड़ेंगी, हमें उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये चीजें कोर्ट ने बोली। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो कोर्ट ने कहा कि भाई सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को अगर प्रमोट किया जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा को अगर प्रमोट किया जाता है, तो इसका फायदा जो है, इसका फायदा अगर आप देखोगे तो सोशल सिक्योरिटी में होगा, यानी कि समाज के जो अलग अलग वर्ग है ना, उनकी एनर्जी तक जो रीच है, उनकी ऊर्जा तक जो पहुंच है, और ना सिर्फ रीच, ऐसा नहीं है देखो सबको एनर्जी मिल जाए। आप सोचो कि भारत में हर एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंच रही है, बट इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, तो उससे क्या होगा, उससे फिर वही चीज आ जाएगी ना कि एक तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया ये तो, कि जो हाई इनकम ग्रुप है वो तो आराम से अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। ये जो हमारा मिडिल वर्ग है, ये मिडिल वर्ग भी ले दे के किसी ना किसी तरीके से अफोर्ड कर ही लेगा, लेकिन जो लो इनकम ग्रुप है उसके साथ दिक्कत, भाई बिजली तो है लेकिन अगर महंगी है तो फिर वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने क्या बोला कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं, हम विंड एनर्जी पर फोकस करते हैं, सोलर एनर्जी पर फोकस करते हैं, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में हर एक जगह पर एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, और साथ ही साथ वो कैसे मिलेगी, चीप रेट पर मिलेगी, सस्ती दर पर मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोर्ट ने जो है वो बोली हैं। अब गुजरात और राजस्थान को लेकर के कोर्ट ने कहा
कि भाई गुजरात और राजस्थान का इलाका अगर आप देखोगे तो सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उस पूरे क्षेत्र को अगर आप देखोगे तो डेजर्ट रीजन है, मतलब वहां की क्लाइमेट अगर हम देखेंगे तो एरिड क्लाइमेट है, शुष्क जलवायु है। और शुष्क जलवायु में एक चीज होती है कि बादल वगैरह ज्यादा नहीं होते। अब अगर बादल वगैरह ज्यादा नहीं होंगे तो सोलर एनर्जी वहां पर बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसलिए राजस्थान और गुजरात को लेकर के ये चीज बोली गई। अब कोर्ट ने लास्ट में एक चीज और भी बोली कि हमें सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस करने की इसलिए भी जरूरत है। तीन चीजें बताई। पहली चीज बताई कि अगले दशक में अगर देखा जाएगा तो जो हमारी एनर्जी की डिमांड है, भाई पॉपुलेशन बढ़नी है। देखो दो चीजें, दो पैरामीटर्स अपने दिमाग में रख करके चला करें आप लोग। जब भी आप एनर्जी डिमांड की बात कर रहे हो ना, एक होता है नंबर कि लोगों की संख्या बढ़ेगी, दूसरा होता है कि अगले 10 साल में लोगों की इनकम बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग अभी बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी के घर में अभी सिर्फ पंखा लगा हुआ है, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है और उसके घर में एसी लग जाते हैं तो इसका मतलब एनर्जी डिमांड बढ़ेगी ना। अभी जो इंसान मोटरसाइकिल से चल रहा है अगर वो कार से चलना शुरू होगा तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी ना। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ठीक है, उनका जो जीवन स्तर है वो बढ़ेगा। और जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी वैसे वैसे एनर्जी की जो डिमांड है, ऊर्जा की जो मांग है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा देखो अगले 10 साल में या अगले 2 डेकेड्स में ये मान करके चलिए कि हमारी एनर्जी की जो डिमांड्स हैं, मतलब ग्लोबल लेवल पर जितनी एनर्जी की डिमांड्स बढ़ेंगी उसका 25% हमारे यहां पर बढ़ेगा। अब इससे पूरा कैसे करोगे? तो कोर्ट ने कहा कि आप क्या काम करिए भाई, सोलर एनर्जी पर काम करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इनएग्जॉस्टेबल है, ये समाप्त नहीं होगी। आप जितनी ज्यादा बनाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात आ गई यहां पर। ठीक, दूसरी चीज इन्होंने बोला कि भाई देखो एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, ज्यादातर हम एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो थर्मल पावर प्लांट से करते हैं, ताप ऊर्जा संयंत्रों से करते हैं। अब उसमें हम कोयला जला रहे हैं, ठीक है, कोयला जला रहे हैं, आप कोल बर्न कर रहे हो, तो कोल बर्न करोगे तो एयर पॉल्यूशन होगा। आप अगर व्हीकल्स की बात करिए, गाड़ियों की बात करिए, तो गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल हम पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पॉल्यूशन होता है। या फिर आप इंडस्ट्रीज की बात करिए, उद्योगों की बात करिए, उनसे जो एमिशन हो रहा है तो उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इसके हेल्थ इंप्लीकेशंस होंगे, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम सोलर एनर्जी पर फोकस करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई देखो फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी, ठीक है, जीवाश्मी ईंधनों पर हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जीवाश्मी ईंधनों पर अगर हमारी निर्भरता घटती है तो उसका फायदा मतलब किस पे होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा। एयर पॉल्यूशन होगा तो लोगों को एक साफ सुथरा वातावरण मिलेगा जीवित रहने के लिए। लास्ट में एक चीज और बोली गई कि अगर आप ये जो ट्रांजिशन है फॉसिल फ्यूल से, आप बात करोगे कि फॉसिल फ्यूल से सोलर एनर्जी की तरफ अगर ट्रांजिशन होगा ना, तो इसको जोड़ा गया ग्राउंड वाटर रिजर्व्स के साथ। बोला यह गया कि जब हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो कोल के इस्तेमाल में क्या होता है, पानी का यूटिलाइजेशन होता है, वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हो। लेकिन सोलर एनर्जी के जनरेशन में अगर आप देखोगे तो इस तरीके की कोई चीज नहीं होगी। तो इससे एक्सटेंसिव यूज ऑफ सोलर पावर प्लांट से हमें क्या देखने को मिलेगा कि क्लीन एनर्जी, एक चीप एनर्जी, और एक इस तरीके की एनर्जी जो कि सस्टेनेबल है, जो कि धारणीय है, ये हमें प्राप्त होगी। तो पूरा ये जो मामला है वो देखने को मिलता है हमें। लेकिन इस पूरे आर्टिकल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल करके आती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 है आपका, उसका स्कोप जो है वो बढ़ा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अब क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के प्रति या उसके विरुद्ध जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार क्या हो जाएगा, आपका एक फंडामेंटल राइट हो जाएगा। किसमें? राइट टू लाइफ का पार्ट हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है।